गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले न्यूटन सेकंड लॉ। हमने लास्ट में देखा था न्यूटन फर्स्ट लॉ देखा था, अब आज हम देखने वाले न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखो न्यूटन का सेकंड लॉ हम पढ़ेंगे, फिर पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। इसके हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इनर्शिया देखा था और न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखा था। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात हो रही थी। क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, तब न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज करते हैं। पर अब जब पार्टिकल के साथ अनइक्विलिब्रियम हो, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ना हो तब की बात कर रहे हैं। जैसे जब अनइक्विलिब्रियम हो तब न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे। उस सेकंड लॉ को यूज करके हम क्या करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमारा चैप्टर नंबर है 5। क्या है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। ओके, तो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा आपको मोमेंटम। व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम और फोर्स दोनों के बीच का जो रिलेशन है वही हमको न्यूटन का सेकंड लॉ दे गया। ओके, और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या देता है, फोर्स का क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड देता है। क्या कहते हैं, फोर्स की वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो अगर न्यूटन का सेकंड लॉ में क्या देता है, फोर्स की वैल्यू देता है। ओके, तो हम इसके न्यूटन का सेकंड लॉ क्या देता है, value of force and also इसको दूसरी क्या देगा, दूसरा हम समझ सकते हैं कि वो कोई तुम इसके वो जब इनइक्विलिब्रियम पोजीशन हो तब उसको हम यूज करना है। ओके, और जब नेट फोर्स में से क्या हो, जब नेट फोर्स जीरो हो, इसका नॉन जीरो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नॉन जीरो। एफ नेट क्या होगा, नॉन जीरो। क्या होगा, नॉन जीरो। तब क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। ओके, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। हमने क्या पढ़ा था, जब एफ नेट जीरो तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो। यहां पे क्या, एफ नेट नॉट जीरो तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नॉट जीरो। क्या बस वही सेम ही चीज है, हमने अगले लेक्चर में तो वही सेम चीज है, अभी कोई दूसरा विषय कोई भी डिफरेंट चीज ही नहीं है। जो हमने अगले बार देखा था वही यहां पे सेम चीज है। ओके, पर हम पहले क्या देखेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ देखने से पहले हम देखेंगे मोमेंटम देखेंगे। क्या देखेंगे, मोमेंटम। मोमेंटम देखेंगे फिर उसके बाद हम न्यूटन के लॉ को समझ सकते हैं। तो पहले तो मोमेंटम क्या है, क्या है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेलोसिटी एंड मास, उसको क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इसके क्या देखते हैं, कोई हमारे पास बॉल है, उस बॉल की वेलोसिटी क्या है, v है। ओके, और उसका मास क्या है, m है। ओके, इससे बॉल है, बॉल की वेलोसिटी क्या है, इससे बॉल है, उसकी वेलोसिटी क्या है, इससे v, उसका मास क्या है, m। उसका मोमेंटम क्या होगा, v क्रॉस, जिसका हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया p से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या मतलब है, m क्रॉस v होगा। क्या होगा, m क्रॉस v। ओके, तो इसको क्या है, mv लिख सकते हैं, mv। ओके, अब देखो यहाँ पे mv ने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा मास क्या है, हमारा मास जो है वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, v है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो mv है, mv ने कैसे सिंपल करो, इसके हमारे मोमेंटम है वो कैसा है, वेक्टर है। इसका मोमेंटम कैसा है, वेक्टर है। कैसा है, वेक्टर। ओके, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, वेक्टर है। तो उसके बाद वेक्टर को हमने देख लिया, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगा, तो ऑलवेज इन वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन होगी इसके डायरेक्शन में वेक्टर, इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन, ऑलवेज इन वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मोमेंटम is always in direction of velocity। क्या होगा, आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। इसका क्या कह सकते हैं कि वो ऑलवेज इसकी डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। इसकी डायरेक्शन में हो गया, इसकी डायरेक्शन में होगा, ऑलवेज वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। अब देखो ये तो हमने समझ लिया कि इसकी थ्योरी समझ ली। ओके, इसका हम इसका फील्ड टाइम जो एक्चुअल में होता क्या है, फिजिक्स का इसके क्या है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मालूम होगा कि वो हमारी डे टू डे लाइफ में क्या वो रिलेटेड है, तो वो मालूम चला कि वो मोमेंटम में एक्चुअल में है क्या, तो हमने थ्योरी पढ़ी। ओके, अब देखो यहाँ पे तीन केस होगा, डिफरेंट तीन केस होगा कि मोमेंटम क्या है।
उस बॉल का जिसके मास m है, मास से मैं 2 kg ले लूं, ओके। और उस बॉल के पास क्या है, डिफरेंट इसके डिफरेंट टाइम पे पर दो वेलोसिटी, जिसके डिफरेंट वेलोसिटी है। तो एक वेलोसिटी क्या है हमारी v1 और दूसरी वेलोसिटी हमारी क्या है v2 वेलोसिटी, ओके। तो v1 और v2 वेलोसिटी के बारे में डिस्कस हम यहां पे, ओके, v1 और v2 वेलोसिटी के बारे में यहां पे बात करेंगे। पहले मैं यहां पे थोड़ी इंक डाल लूं। v1 पर इसके आगे हम उसके पास दो डिफरेंट क्या है, दो वेलोसिटी है। इसके वेलोसिटी इसके पास है v1 और दूसरी वेलोसिटी इसके पास है v2 है। देखो v1 हमारे कितने किलोमीटर पर सेकंड और ये हमारे कितने 4 मीटर पर सेकंड, ओके। 2 मीटर पर सेकंड है, दूसरी सेकंड में हमारे कितने 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहां पे मुझे मोमेंटम फाइंड करना है, तो ये होगा p1 प्लस p2, ओके। मुझे मोमेंटम फाइंड करना है तो मैं क्या लूंगा p1 और p2, मोमेंटम का इक्वेशन क्या है p1 के लिए और m का v2। अब दोनों देखो, अब दोनों की वैल्यू देखो 2 क्रॉस 2 क्या है, 2 क्रॉस 2 क्या है 4 kg मीटर पर सेकंड। मैंने यहां पे आपको मोमेंटम का यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकंड, क्या है इसका वो मोमेंटम क्या है kg मीटर पर सेकंड, क्या है क्या होगा kg होगा और वेलोसिटी क्या होगा मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड, ओके। अब देखो हम दूसरे इसके आप 8 4 into 2 8 kg मीटर पर सेकंड। अब यहां पे मुझे क्या देखना है, यहां पे मैं देखना है कि किस बॉल को मैं इजीली इससे कैच कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं मैं किस बॉल को इजीली रोक सकता हूं, ये मुझे एक समझना है। मैं यहां पे किस बॉल को इजीली रोक सकता हूं, तो मेरा जो p1 वाला बॉल है उसको मैं क्या इजीली रोक सकता हूं, क्योंकि p1 के इसके जो मोमेंटम है वो कैसा है एकदम जिससे p2 से क्या है लो है, और इसको p1 को क्या इजीली इसको मैं क्या कर सकता हूं कैच कर सकता हूं, इजीली मैं इसको क्या रोक सकता हूं, ओके। अब देखो केस नंबर 2 लूं, तो केस नंबर 2 में क्या करते हैं कि जो वेलोसिटी है वो ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, और जो हमारा बेसिकली है दो बॉल है और दोनों बॉल की वेलोसिटी क्या है सेम है, तो उसका दोनों का मास m1 और m2 है, क्या है m1 और m2। एक का मास है 2 kg, दूसरे का मास है 5 kg, ओके। अब देखो इन दोनों बॉल में से दोनों बॉल क्या करे सेम वेलोसिटी से क्या करे मोशन करे, और उसका जो मास है वो क्या है डिफरेंट है m1 और m2। अब देखो ये दोनों बॉल को हमको इसे कैच करना है, क्या करना है कैच करना है, तो मैं इसमें दोनों बॉल में से किस बॉल को मुझे मैं आसानी से कैच कर सकता हूं, तो उसे इसलिए मुझे क्या चाहिए मोमेंटम मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो मोमेंटम मैं फाइंड करूंगा तो क्या है मोमेंटम से फाइंड करने के लिए, तो मोमेंटम की वैल्यू मुझे फाइंड करने तो मेरा क्या है m क्या है p1 क्या होगा मेरा 5 सॉरी मिस्टर v into m1, now v into मेरा 4 kg मीटर पर सेकंड, और जो मेरा p2 है वो कैसा है मेरा देखो दो p2 हमारा क्या है 2 मिस्टर v m2, तो क्या आएगा मेरा जो क्या आएगा मेरा मिस्टर v जो क्या आएगा मेरा 10 kg पर मीटर पर सेकंड, सॉरी। तो यहां पर इजीली देख सकते हैं p2 को कैसे आसानी से नहीं रोक सकते, p1 को कैसे आसानी से रोक सकते हैं, तो ये हमारा मोमेंटम वाला केस होगा। तो मैं सिंपल समझाऊंगा आपको, जब हम बॉल को जिससे हम रोकेंगे क्या करेंगे, बॉल को हम जब कैच करेंगे तो हम क्या करेंगे बॉल जिस डायरेक्शन में हमारे से आ रहा है इसकी मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में क्या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा फोर्स लगाएंगे, क्या लगेगा फोर्स। जो हमारा फोर्स होगा इसके हमको बॉल ने अपने काम से बॉल को अपने हमारे पाम से हमने कैच किया, हमारे हथेली से हमने क्या कैच किया, फिर क्या होगा हमारी कैच क्या करेगा इसके हमारे इसके जो हमारा पाम है वो बॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाती है फोर्स लगाती है, उसके हमारे पाम से क्या लगता है फोर्स लगता है, वो क्या होता है इसके बॉल को रजिस्ट करता है, क्यों क्योंकि रजिस्ट करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बॉल को रोकने के लिए क्या करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसलिए क्या करता है उसको मैं इसके रजिस्ट करना मैं इसको बोलता हूं, क्या करता है रजिस्ट कर रहा है, तो रजिस्ट कर रहा है बॉल का जो मोशन होगा क्या होगा जीरो हो जाएगा। इसलिए सिंपली आप समझ सकते हैं कि बॉल और वेलोसिटी दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, सॉरी बॉल और इसके सॉरी मोमेंटम और फोर्स के बीच में कोई रिलेशन है, ओके। क्या रिलेशन है तो क्या है कि हम बॉल को इसके हम रोकना चाहते हैं, तो बॉल को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉल को जो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना है फोर्स लगाना है, क्या लगाना है फोर्स। अब देखो फोर्स लगाएंगे तो उससे
क्या होगा कि बॉल इजीली क्या हो जाएगा हमारा, इसके उसको कितना फोर्स लगाएगा उस पर डिपेंड रहेगा, बॉल किस तरह हम रोकेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं केस 3 ले रहा हूँ, तो केस 3 है, केस 3 में क्या करते हैं देखो, एम है, M1 और M2 लेते हैं, V1 और V2 लेते हैं, M1 है और M2 है। M1 कितना है 5 kg, V2 है हमारा 3 kg, सॉरी हम ले रहे हैं यहाँ पर 0.1 kg यहाँ पे ले रहे हैं M1 और यहाँ पे ले रहे हैं 2 kg और यहाँ पे हम V1 ले रहे हैं 100 मीटर पर सेकंड और V2 ले रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि किस इसके यहाँ पे किस बॉल को इसके हम इजीली रोक सकते हैं, तो इसके यहाँ पे इजीली रोकने के लिए ट्राई करें, तो M1 V1 कितना हो जाएगा हमारा 10 kg मीटर पर सेकंड, जहाँ पे हमारा M2 हो जाएगा 4 kg मीटर पर सेकंड। अब देखो ये दोनों बॉलों को क्या करना है, इसको रोकना है, इसको क्या रजिस्ट करना है, तो किस तरह हम कैच करेंगे, तो सिंपल है कि आपका जो फोर्स है वो कितना है, आपका जो फोर्स है वो फोर्स आपका समझ लेके आप 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, कितना न्यूटन, 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, कितना 2 न्यूटन, इसका आपका जो फोर्स है वो कितना 2 न्यूटन फोर्स है। ओके, तो आपको 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका क्या करेंगे कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम 2 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, तो आपको इसके 2 न्यूटन फोर्स लगाएगा, तो आपको 5 सेकंड तक के लिए M1 बॉल को कितने 5 सेकंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 2 न्यूटन फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तब इसके आप 2 न्यूटन आपके पास इसके 2 न्यूटन का फोर्स है, कितना 2 न्यूटन का फोर्स है, तो आप क्या करेंगे उसको आप 5 सेकंड, जब इस बॉल को आप कितने सेकंड 5 सेकंड तक आप फोर्स देंगे 2 न्यूटन का, तब वो किसमें आएगा, उसका मोशन क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, तब जब उसको 5 न्यूटन आप फोर्स देंगे, अगर 5 सेकंड आप उसको कंटिन्यूअसली फोर्स देंगे, सिंपल समझिए, तो सिंपल क्या है कि जब क्या होगा कि जब बॉल आ रहा है कितना मोमेंटम से 10 kg मीटर पर सेकंड से, और आपके पास 2 न्यूटन फोर्स ही लगाने की आपके पास क्षमता है, तो आप क्या करेंगे कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके आपको 5 सेकंड तक उसमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब बॉल का रुक जाएगा। ओके, इसके यहाँ पे टाइम का भी इसके यहाँ पे टाइम भी इसके डिपेंड है। ओके, इसके आप देखो आपके पास 2 न्यूटन फोर्स है ना, 2 न्यूटन फोर्स है आपके पास। अब देखो अब मुझे सेकंड बॉल है मेरा P2 मोमेंटम वाला जो बॉल है उसे मुझे रोकना है, ये वाला बॉल रोकना है मुझे, तो मैं किस तरह रोकूंगा, तो आप सिंपल समझिए, 2 सेकंड लगेगी, कितनी सेकंड लगेगी, 2 सेकंड लगेगी। ओके, इसको हम समझे तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब कोई बॉल है, बॉल क्या कर रहा है, जब कोई बॉल मोशन कर रहा है, जिसके आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल के उसके हमारे पास कोई बॉल आ रहा है, तो हम बॉल को कैच करते हैं, तो उसको कैसे नहीं रहता, उसके साथ हमारा हाथ क्या लगा है, पीछे भी हाथ लेकर, जो क्रिकेट में जो माहिर है, जो सुपर ब्लास्टर है, वो क्या करेगा, उसको फील्डिंग के दौरान अपना कैच इस तरह पीछे लेके आएगा, इस तरह नहीं रखेगा, इस तरह नहीं रखेगा, और वो अपना हाथ क्या लेके आएगा, पीछे की तरफ लेके आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो बॉल को कैच करने के लिए थोड़ा समय दे रहा है, क्या दे रहा है, थोड़ा टाइम दे रहा है, क्या दे रहा है, टाइम, तो टाइम देगा तो उसके क्या होगा, बॉल टाइम देने से क्या होगा, उसके फोर्स फोर्स तो लगना चालू ही रहेगा, तो क्या होगा, साथ में टाइम दे रहा है, तो टाइम साथ में देगा तो क्या होगा कि उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका मोमेंटम 0। जब मोमेंटम 0 हो जाएगा तो बॉल क्या हो जाएगा, आपके हाथ में रुक जाएगा। ओके, तो इसका वही है चीज, तो बस यही पढ़ना था। ओके, तो इसका यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ कि यहाँ पे कहने का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि फोर्स एंड मोमेंटम हैज अ रिलेशन, इससे क्या है, रिलेशन, दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। ओके, अब देखो यहाँ पे न्यूटन का स्टेटमेंट देखिए, क्या देखिए स्टेटमेंट, चेंज इन मोमेंटम, क्या बोला है, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, क्या है, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, एंड इस डायरेक्शन, उसकी जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में होगी, किसकी डायरेक्शन में होगी, फोर्स की डायरेक्शन में होगी, किसकी डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो इसके जो हमारा जो इसके लिख सकते हैं, हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम a body is directly proportional to applied force, इसमें applied force and takes a place in the direction in which the force acts. Okay, तो इससे आप लिख सकते हैं कि जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट होगा, the rate of change
change of momentum is directly proportional to for applied force and take place in the direction and takes a place in direction which force act क्या होगा वो दिशा किस डायरेक्शन में होगा चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा फोर्स की डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स क्या कर रहा है एक्स कर रहा है उसके जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में होगा देखो ये इसका आंसर हो गया ओके अब देखो इसका फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला क्या है सिंपल है इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला इसके हम देखते हैं कि ट्रू ओके यहां पे एक चीज का क्या है इसके में आपने इसके हमें इक्वेशन जो दूंगा वो आपकी बुक का इसलिए इक्वेशन है पर उसके लिए मुझे एक मैं इसके कैसे हम अज्यूम करते हैं ओके पर जो आपकी बुक में दिया वही सही है और यहां पे आप लगाओ वही भी सही है पर यहां पे हमें देखना है कि जब क्या होगा उसके if mass is constant wherever mass is constant पहले की बात ये कर जो हमारा मोमेंटम है किस पे डिपेंडेंट है m और v किस पे मास और वेलोसिटी अब देखो मेरा कहने का मतलब क्या है वेलोसिटी है ना वेलोसिटी वो लाइट की स्पीड से क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी क्या हो जाएगी लाइट की स्पीड से क्या हो जाएगी ज्यादा इसका v हमारा क्या होगा लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी इसका मीनिंग क्या होगा कि v हमारा लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब है v से ज्यादा तब मास में भी चेंजेस होता है क्या होता है मास में भी चेंजेस होता है इसके कोई भी बॉडी उसका मास क्या होता है इंक्रीज होता है वो कितना इंक्रीज होता है तो इसके हमारा फाइनल मास is equal to initial mass upon under 1 minus v का स्क्वायर और c का स्क्वायर लाइट का स्क्वायर और v का स्क्वायर और c का स्क्वायर ओके तब इतना चेंजेस होता है क्या होता है इतना चेंजेस होता है ओके अब देखो कि इसके आगे इसके इसलिए मैंने आपको फर्स्ट ही बोल दिया कि यहां पे क्या है मास क्या है कांस्टेंट रहेगा अगर मास कांस्टेंट रहता है तो इससे यहां पे देखो p किस पे डिपेंडेंट p देखो m पे भी डिपेंडेंट और v पे भी डिपेंडेंट ओके दोनों पे डिपेंडेंट इसके दोनों के बीच क्या इसके दोनों चेंज हो गए तो मोमेंटम चेंज होगा यहां पे क्या चेंज इन मोमेंटम वाली बात की कि चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम किसकी वजह से चेंज हो सकता है m की वजह से भी चेंज हो सकता है और v की वजह से भी क्या हो सकता है चेंज हो सकता है ओके अब देखो इफ मास इज कांस्टेंट तो उससे हमारा फोर्स क्या हो जाएगा dv upon dt सॉरी डेल्टा p upon डेल्टा t अब देखो मैं सबसे यहां पे ले रहा हूं उस पे मैंने कोई m मास देगा m मास अब देखो ये m मास है वो इनिशियली उसके पास q वेलोसिटी है q वेलोसिटी ओके और मैंने जब उससे निकाला इनिशियल q वेलोसिटी थी तब मैंने उसके पे t टाइम तक निकाला फोर्स लगाया उसके तक मैंने t टाइम तक के लिए t टाइम तक मैंने उसके लिए क्या लगाया फोर्स लगाया अब जब फोर्स लगा होगा उससे मैंने फोर्स लगाया ओके कहां तक t टाइम तक उसका एक्सेलरेशन क्या होगा इंक्रीज होगा एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगा चेंजेस होगा तो उसके t टाइम तक मैंने फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी v होगी क्या होगी v होगी अब देखो मुझे यहां पे मोमेंटम फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम तो निकालूंगा a p2 p1 अपॉन कितना कितना आएगा उसमें t टाइम का p2 क्या हो जाएगा कि v जिसके हमारी फाइनल वेलोसिटी इनटू m t का इक्वेशन क्या है t क्या हो जाएगा v हो रहा है ओके v इसको किस जाएगा vm और क्या आएगा mu m ओके अपन टाइम आएगा अब इसको मास का कांस्टेंट है तो क्या मुझे कॉमन ले सकते हैं
हमारे क्या हुआ, फोर्स का इक्वेशन हुआ, किसका इक्वेशन हुआ, फोर्स का इक्वेशन हुआ। इस तरह इसका फोर्स के इक्वेशन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे क्या होता है कि इसके यहाँ से लिखा नहीं है, यहाँ से लिखूं कि F इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, फोर्स इक्वल क्या होगा हमारा, फोर्स इक्वल क्या होगा, इसके F इक्वल क्या होगा, M A। ये हमारा फोर्स का क्या है, इक्वेशन आया है, हमारा फोर्स का क्या है, इक्वेशन। F इक्वल क्या है, आप इस तरह सिंपली समझ सकते हैं, F इक्वल टू M A। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने तीन कंडीशन दी हुई है। कौन सी तीन कंडीशन दी हुई है, तो देखो कंडीशन इसके केसेस दिए हुए हैं। इसमें देखो जब वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी फोर्स क्या होगा, क्या होगा, फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जब फोर्स क्या होगा, नॉन जीरो होगा, हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो। ये आप इस तरह समझ सकते हैं। ओके, अब देखो अब मींस के हम जो हमारा मींस के फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे क्वांटिटी है, फोर्स कैसा है, वेक्टर। तो क्या होता है, वो x y और z दो तीनों प्लेन में हो सकता है, x y और z तीनों प्लेन में हो सकता है ना। तो मैं इसका क्या लिख सकता हूं, इसके f फोर्स का क्या करना है, x i है, v y z है, v z क्या है। ओके, तो इसका सॉरी f आएगा, सॉरी ये है f देखो इसमें मुझे तीनों डायरेक्शन के लिए मुझे फोर्स के फॉर्मूले लिखने हैं। तो मैं किस तरह लिख सकता हूं, f of x इसके f p इसके चेंज इसके d p x अपॉन dt, इसमें i फिर f y का लिख सकता हूं d p y अपॉन dt, इसमें z और मैं आगे लिख सकता हूं f z d p z अपॉन dt, इसमें k है। ओके, इस तरह इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। अब देखो जो हमारा फोर्स है उसके अंदर मास वगैरह कैसे कांस्टेंट है, कैसे हमारा मास है कैसे हमारा कांस्टेंट है। और हम इसके मास है इसके अंदर देख रहे हैं, यहां पे हमारा 3 इक्वल टू इसके हमारा मास कितना है, इससे F इक्वल टू हमारा फोर्स का इक्वेशन है, F इक्वल टू कैसा है हमारा फोर्स का इक्वेशन है। अब देखो इसके हमारा मास है वो कैसा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है इसको कैसा है कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सिंपल में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, F इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इसे प्रोपोर्शनल टू a, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसे करता है एक्सेलरेशन, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ऐसे कह सकता हूँ। ओके, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे हो रहा है, a से हो रहा है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, a से होगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि जब एक्सेलरेशन फोर्स इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। इनिशियली फोर्स जीरो होगा, इनिशियली फोर्स जीरो होगा तो ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो इनिशियली हम फोर्स की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हमारा फाइनल फोर्स क्या हो जाएगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे क्या कर सकता हूं, F इक्वल टू m है, कांस्टेंट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, इस तरह हम इसको डिनोट कर सकते हैं। यही सेम चीज है। ओके, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। और यहाँ पे एक कोई मैं आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट को बोला था, वही पॉइंट आपको बोल दूं, जब कोई बॉडी मोशन कर रही हो अंडर द एक्सेलरेशन, ओके, अंडर द एक्सेलरेशन कोई बॉडी मोशन कर रही हो तब उसको अनइक्विलिब्रियम बोलेंगे। और जब अनइक्विलिब्रियम वाला कोई केस आता है तो न्यूटन का सेकंड लॉ का यूज करके हम क्या करेंगे, कोई भी केस या कोई भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आप अपने दिमाग में बिठा देना, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जब इक्विलिब्रियम होता है वो कोई पार्टिकल तब यूज करते हैं, और न्यूटन का जो हमारा फर्स्ट लॉ है, तो जब पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है तब यूज करते हैं, और जब हमारा न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, जब पार्टिकल के साथ अनइक्विलिब्रियम में होता है तब हम सेकंड लॉ इसके यूज करते हैं। तो ये आप अपने दिमाग में